हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी में गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस चीज़ की नॉलेज ले सकें, पढ़ाई पढ़ सकें और तैयारी कर सकें। ओके गाइस, नोटबुक और पेन से लेके बैठे ताकि साथ साथ आप पॉइंट नोट करें। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में आज आपको क्लास 6 की चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, मतलब क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, मतलब आपको क्या ये नॉलेज देती है कि हमें क्या मिला था बुकों में और क्या कब किताबें जो पहले टाइम की किताबें थी, जो ग्रंथ थे, उन चीजों में जो कब्रें मिली थी उनमें हमें क्या नॉलेज मिली थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दुनिया में प्राचीन ग्रंथों में एक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ में एक है ग्रंथ, जो हमारा ग्रंथ है वो जो प्राचीनतम मतलब पुराने ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है। आप लोगों ने आज के टाइम में तो बच्चों ने समझ सुना ही होगा कि हमारे वेद है वो कितने हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। मैंने बोला आपसे साथ ही साथ पॉइंट करते जाना नोट। ओके गाइस, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इस पे आप लोग लिखना हमारे वेद कितने, 4। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और आपसे पूछेगा सबसे पुराना वेद, तो आप क्या बोलोगे? ऋग्वेद। और सबसे अर्थवेद नया है अर्थवेद। ठीक है। इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 35 साल पहले, 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, हमारी जो प्रेयर है वो कितनी है? 1000 से ज्यादा, जिन्हें हम सूतक कहा गया, जिन्हें क्या गया? सूतक कहा गया है। सूतक का मतलब होता है गाइस अच्छी तरह से बोला गया, मतलब बहुत ही क्लियर पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह क्लियर किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सूतक। ये विभिन्न देवताओं देवियों की स्तुतियों के रचे हुए हैं। इनमें 3 देवताओं बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कौन से? अग्नि, इंद्र, सोम। कौन कौन से गाइस? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिसमें खास पेयजल बनाया जाता है, जिससे खास क्या बनाया जाता है गाइस? पेयजल बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों को शब्दों को वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सिखाने वाले पुरुष थे। पहले क्या था? आज के टाइम में तो लेडीज जेंट्स मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय क्या था, जो हमें ज्ञान देती जो लेडीज थी वो उस समय गुरु माता होती थी। वो ज्ञान कम देती थी, मतलब बताती थी, पर वो बच्चों को देखभाल करना उनको ये सब करती थी। लेकिन जो हमें जो ज्ञान देते थे वो हमारे ऋषि मुनि देते थे, उनके हस्बैंड होते थे वो दिले होते थे, मतलब हमारे ऋषि मुनि हमें वो ज्ञान देते थे, ना कि लेडीज है उस समय। ठीक है, सिखाने वाले। कुछ प्रार्थना ऐसे महिला भी की थी, लेकिन कुछ मैंने कहा कुछ करती थी, मतलब ज्यादातर वहां रहती थी। तो जैसे अब ऋषि मुनि होते तो वो जैसे कराते थे, लेकिन ज्यादातर वहां उस समय पुरुष ही दिया करते थे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अब पूछा जाएगा आपसे, ऋग्वेद की भाषा क्या होती थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ओके गाइस, तुम स्कूल में संस्कृत तो पढ़ती हो, उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। आप लोग जो संस्कृत पढ़ते हो उससे थोड़ी अलग है। क्या गाइस? थोड़ी अलग है। ओके गाइस, नोटबुक और पेन लेके बैठा ताकि शायद जो मैं आपसे बोल रही हूँ नोट करने के लिए आप साथ ही साथ नोट करते जाना। ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लो कि संस्कृत और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा यूरोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भाषा में कई भाषाएं, आसमीय, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप, बहुत सी भाषाएं जैसी अंग्रेजी, जर्मनी, ये सब आपकी भाषाएं आती है। ये सब ये चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लेना, मैंने आपको दिखा दिया है। आगे करते हैं हम। ठीक है गाइस, क्या है देखो, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना किए गए सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और छापने का काम तो मुश्किल 2 साल पहले ही हो गया था। ठीक है, ये बस इतना ही है। अब आगे पढ़ते हैं हम। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो हमारे इतिहासकार हैं जो उसका अध्ययन उन्होंने कैसे करते थे वो बताते हैं। इतिहासकार या पुरातत्वविदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो हमारे इतिहासकार होते हैं, तो मैंने बताया था पीछे हड़प्पा सभ्यता ये सब पढ़ाई थी,
उसमें आपको देखा होगा मैंने, वो हमारे जो इतिहास आडिटर्स थे तो वो उनको खोज करते थे कि मतलब कैसे इतिहासकार थे, कैसे उन्होंने कैसे कैसे खोज करी, कैसे ऐसे ही इन्होंने ही इस ऋग्वेद की खोज करी, कैसे उसके शब्दों को पढ़ा, कैसे उन्होंने ये सब इतिहास इकट्ठी जानकारी तब हम लोगों को बताई गई। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी उपयोग करते थे। जो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूतक वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूतक का अंश है। ठीक, कौन सी नदी? व्यास और सतलज। ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। देखो, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ब्रज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीरी पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसी पांडुलिपि का एक अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी ये पांडुलिपि कहाँ पे हमारी? पुणे महाराष्ट्र पुस्तकालय में सुरक्षित ये है। आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, ये किस पे है? ये ब्रज वृक्ष की छाल है, उस पे लिखी गई है। अब तक विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदी, आपने बछवाड़ों को चाटती हुई नदियां चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति स्फूर्त, तुम रथों की गति सागर की ओर बह रही हो, तुम जल के परिपूर्ण हो, एक दूसरे मिलना चाहती हो। ये विश्वामित्र और नदी की आपस की वार्तालाप है। उस चीज के बारे में आप लोग देख लो और पढ़ लेना। इसमें से कोई पॉइंट नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, बस एक कविता एक दूसरी वार्तालाप है, वो चीज के बारे में बताया गया। आप लोग पढ़ना, देख लीजिए। नदी ने बोला, तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे, जिस तरह तुम सुरक्षित उस पर जा सके। ओके गाइस, रात आपका मवेशी, घोड़े और रथ। जैसे हमारे जो मवेशियां थे, जो मतलब घोड़ा पालना, मतलब भेड़ बकरियां ये सब पालना, उन्हें कहते हैं मवेशी, और घोड़ा और रथ। ठीक है, ऐसे ऋग्वेद में मवेशियां, बच्चों, खासकर पुत्र, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। जैसे उसमें क्या है? बच्चों के बारे में, पुत्रों के बारे में, घोड़ों की प्राप्ति, मवेशियों के बारे में, इन सबकी प्रार्थनाएं लिखी हैं। घोड़ों में लड़ाई में, रथ में खींचने में काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियां जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई जैसे जमीन के लड़ी जाती थी, जैसे अच्छे चरगांव या जैसी जल्दी तैयार हो जाने फसलों पाया जा सकता है, ऐसी लड़ाइयां पानी के स्रोत बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में ये चीज बताई गई है। युद्ध को जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। मतलब जब युद्ध हुआ था, जो मेन सरदार होता कुछ तो वो धन ले लेता था, और जो पुरोहित होते, जो उनसे ऊपर पद वाले होते थे, वो रख लिया करते थे। शेष धन आम लोगों, जो बचता था, शेष थोड़ा बहुत जो बचा था वो गरीब लोगों को दे दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग की आहुति दी जाती थी। आहुति देवी देवता को दी जाती थी। जो घी, अनाज, कभी कभी जानवर की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध को भाग लेते हुए। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते होते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वहाँ ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और कौशल योद्धा हो। ठीक है, पहले क्या होता था? एक सरदार चुना करते थे जो एकदम बहादुर और कौशल हो, कि जो हमारी मदद, मतलब हमारी कोई बाहर से कोई हम पे अगर हमला कर रहा है तो जो हमारी वो मदद करते। तो ऐसा वो युद्ध और सरदार जो कौशल हो और बहादुर हो, ऐसा सरदार वो अपने लिए ढूंढते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण कम भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखे होंगे। ऐसे तो दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते। दूसरे लोगों के राजा, और दूसरे लोग थे राजा। मतलब पुरोहित किन्हें कहते हैं? जो ब्राह्मण, जो हमारे घर में पूजा पाठ करते, उनको उस समय क्या कहते थे? पुरोहित। और दूसरे राजा, जो हमारी रक्षा करता था। राजा वैसे नहीं था जिनके बारे में तुमने बाद में पढ़े होगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते, ना इनके पास सेना थी, ना ही कार वसूलते थे। ये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। ठीक है, पहले तो, लेकिन नहीं, इसमें मतलब ऐसा नहीं था राजा की बहुत बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, महल है उसमें रह रहा, नहीं, एक छोटा सा किला नहीं है, ऐसा मतलब नॉर्मल सा जैसा हम लोग रहते हैं वैसा ही झुग्गी झोपड़ी में, उसमें अपना सरदार बना लिया उन्होंने। उसमें ऐसा नहीं, अगर उसका बेटा नहीं, जो बहादुर योद्धा होगा वो ही हमारा सरदार बनेगा। ओके गाइस, पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको आपका आंसर का रिप्लाई करूंगी। ओके गाइस, फिर आपने देखा पिछले अनुभाग एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करते राजा क्या करते थे। जनता के पूरे समुदाय के लिए दो भाषा का इस्तेमाल होता है। एक तो
जिनका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वैश्य, जिसे वैश्य शब्द निकला। वैश्य आप अध्याय विस्तार 5 में पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे हम। ऋग्वेद में विश्व के जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए पूर्व जन या विश्व, भक्त जन, विश्व, युद्ध जन, ठीक है, जन, विश्व का उल्लेख मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना चाहते हो? आप किसी नाम को जाना पहचाना लगता है, पढ़ते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, वो लोग जो जिन्होंने इस प्रार्थना की रचना की कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। तुम अपनी विरोधी दास दस्यु कहते थे, जो गरीब दास लोग उसको कहते थे दस्यु। दस्यु वे लोग होते जो यज्ञ नहीं करते थे, सदा दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में इस समय के दशा स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता, मतलब दास कौन होते हैं? जो युद्ध में जीत के लिया और उन्हें बंदी बना लिया, वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, ठीक है। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो काम उन्हें करना पड़ता था, मतलब वो क्या मालिक के होते थे, जो मालिक कहता था वही वो करेंगे, चाहे वो औरत करे या वो आदमी करे, ठीक है गाइस, पॉइंट क्लियर। आगे करें। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह में एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो क्या हो रहा था। खामोश पहरी कहानी महापाषाण की है। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण माने पत्थर नाम से जाना जाता है। लिख लेना आपसे, शिलाखंड महापाषाण क्या होता है? महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग बड़े बड़े कराने में लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू थी। कब हुई थी? 3000 साल पहले हुई थी। ये पॉइंट लिख लेना। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। ओके, फिर आपका कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, कुछ ऊपर दिखाए जाते हैं, कुछ नीचे दिखाए जाते थे, ठीक है गाइस। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते थे। देखो जैसे देख रहे हो आप, डायग्राम दिख रहा है गोलाकार पत्थर। कई बार आपको अकेला खड़ा हुआ पत्थर दिखेगा, कभी कभी आपको एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ऐसा एकमात्र प्रमाण जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। ऐसे क्या दर्शाता था? ये कब्र। देखा होगा आपने, कब्र देखी होगी। महापाषाणों में निर्माण के लोगों ने कई तरह का काम करते हैं। हमने जो कार्य सूची बनाई उसे क्रमबद्ध करो और गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ठोकर लाना, बड़े पत्थरों तराशना, मरे हुए को दफनाना, ठीक है। ये देखो, इनमें से कुछ कब्रों की समानताएं और समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों से दफनाया जाता है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वियर नाम से जाना जाता है। ये नोट करना गाइस, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ब्लैक एंड रेड वियर के नाम से। ये इनके साथ ही मिले हुए लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने गहने, ये भी सब इनके संग दफनाया जाता था। क्योंकि मैंने आपको बताया था हड़प्पा काल में मुझे तो समय ये सोच थी कि मतलब जो मर जाता है उसको भी मरने के बाद इन चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग उसके संग दफना देते थे और रख देते थे कि देखो रख लो, आप मरने के बाद भी ऊपर जाके खाना पीना बना लेना, खा लेना। जिंदा में तो नहीं खा पा रहे बट आप लोग मर के भी खा लेना, ठीक है गाइस। देखो इधर देखो नीचे आप गाइस, ये महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, इस सामान में बाई और घोड़े के सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ी का नीचे एक कट्टर, देखो ऐसी चीजें मिलती थी। ओके गाइस, लोगों को सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों ये मानते थे कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रखी होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती थी, कभी कभी ऐसा एक कब्र कम दूसरी कब्रों में ज्यादा। तो उन लोगों का सोचना ये था कि मतलब इन लोगों की इनकी खुद की चीजें होंगी, इसलिए इनको साथ गाड़ दिया। फिर बोला है आपको मानचित्र 2 और पृष्ठ 13 में भाईगिरी की खोज। यह एक व्यक्ति कब 33 सोने मन के और संग पाए गए थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही गए। ये दफनाए गए लोगों की समाज स्थिति भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग अनुयायी थे, ठीक है। जिसके पास था उसने वो चीज गाड़ दी और जिसके पास नहीं था गाइस उसने नहीं रखी। कुछ तो कब्रें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों के एक से अधिक कंकाल मिलते थे। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक साथ अलग समय दफनाया गया। उस बाद मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान गोलाकार लाए गए पत्थर, चट्टानों, चिन्हों के काम करते थे, जहाँ लोगों को आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाकर दोबारा आ
सकते थे। मतलब क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह, एक ही परिवार की एक साथ सारी बॉडीज मिलना, ठीक है, यही चीज बोला गया। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति कब, मानचित्र 2/13 इनाम गांव की खोज। यही भीम के सहायक नदी है, ये हाँ भीमा की सहायक नदी है। घोड़े किनारे एक जगह को 3600 और 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ व्यवसायिक लोग भय पर गड्ढे से सीधा लेट कर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए सब उसके पास रखे दिए जाते थे। ठीक है, क्या होता था, गड्ढे से लेटाकर दफनाया जाता और सिर के उत्तर की ओर, सिर इनका कहाँ होता था गाइस, उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता, जिसके बर्तन खाना पीना दफनाए और सब भी रख दिए जाते थे घर के अंदर भी। ठीक है, एक आदमी के 5 कमरे वाला मकान, आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक दफनाया गया, बस्ती के बीच में बसा। क्या था, यह गांव के सभी बड़े घरों में एक था। इस घर का एक अनाज का गोदाम भी था जो सब में पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। आप बताते हैं, क्या आप बताते हैं कंकाल का अध्ययन, छोटे आकार के आधार में बच्चे कंकाल आसानी से पहचान जाता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ये बस इसी के बारे में पढ़ाएगा। चलो पढ़ लेते हम, देखो पढ़ो आप लोग। आज से लगभग 200 साल पहले एक चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते, जो चिकित्सा शास्त्र चरक नाम संहिता से किताब लिखती है। ये लिखना आप गाइस, पॉइंट है आपका। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक संहिता के नाम से किताब लिखी थी चरक ने। ठीक है, इसको 3600 हड्डियां होती थी, 360 आधुनिक शरीर रचना 206 काफी ज्यादा है। इससे चरक गिनती में दांत, जोड़, कटलेज जोड़ की संख्या बताई थी। ठीक है, यही थे जो चरक संहिता लिखी थी, जिन हमारे विद्वान थे। ठीक है गाइस, अब है इनाम गांव के लोग काम धंधे। इनाम गांव के लोग पुरातत्वविदों के गेहूं, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, तिल बाजार मिलते थे। कई जानवर में हड्डी भी मिली थी। कई बार हड्डियों पर कटे निशान अंदाज होता था। लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुगर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, ये सब क्या थे, ये हड्डियां पाई गई थी। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भरी एकत्र भी की जाती थी। कहाँ? इनाम गांव में। ओके गाइस, अन्यथा एटलस में देखो, ये 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। देखो ये कला दिख रही है आपको, ये देखो ये कला है। ठीक है, ये आपको बताता है इन राजा के बीच का फर्क बताता है। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, इनको पढ़ लेना। वेद, प्रार्थना, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। ओके गाइस, कुछ वर्ड्स हैं ये। तृतीय वेदों की रचना आरंभ लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण से 3000 साल पहले, इनाम गांव का शनिवार 36 से 2700 साल पहले, चरक का लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, ये सब आप पॉइंट्स लिख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। तो आज का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है ये। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप में, ताकि लोग पढ़ सकें इसको और बच्चे भी इस चीज़ का ज्ञान ले सकें। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।